उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू जो कि भारत के सक्सेसफुल टनल रेस्क्यू में से एक था। Now concerted efforts are being made to rescue 40 workers who are still trapped inside that tunnel. असल में 12 नवंबर 2023 को जब पूरा भारत दिवाली की प्रिपरेशन में बिजी था और कई लोग वर्ल्ड कप में बिजी थे, उस दिन उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा से बारकोट तक को जोड़ने वाली 2 लेन टनल का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। लेकिन उस दिन जितने भी वर्कर जो थे टनल में काम कर रहे थे, वो दिन उनके लिए डार्क डे साबित होता है। उस दिन 41 मजदूर इस टनल प्रोजेक्ट के काम पर लगे हुए थे और टनल बनाई जा रही थी सिलक्यारा से बारकोट तक की। सभी मजदूर बारकोट की ओर से कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे और सिलक्यारा की ओर से टनल का काम ऑलरेडी पूरा हो चुका था। लेकिन अचानक 12 नवंबर की सुबह 5:30 बजे के करीब सिलक्यारा की ओर बड़े पत्थर गिरने की आवाज आती है और देखते ही देखते टनल का एक साइड पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाता है। ये जो पत्थर गिरे थे जिससे टनल पूरी तरीके से ट्रैप हो चुका था, उसकी लंबाई 60 मीटर की थी, इसलिए मजदूरों के पास बाहर निकलने का अब कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। लेकिन जैसे ही टनल के आसपास रहने वाले लोगों को इस एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है, ये खबर पूरे इंडिया में फैल जाती है। तुरंत ही उत्तराखंड की गवर्नमेंट एक्शन में आती है और 13 नवंबर को ऑफिशियली रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किए जाते हैं और ये रेस्क्यू ऑपरेशन आने वाले 17 दिनों तक चलता है। 200 से ज्यादा लोग टनल में फंसे 41 मजदूरों को रेस्क्यू करने के काम पर लग जाते हैं। मिलिट्री की स्पेशल ड्रिलिंग मशीन लाई जाती है और बहुत सारे एक्शन लेने के बाद फाइनली 17 दिनों के बाद सभी 41 मजदूरों को टनल से बाहर निकाल दिया जाता है। और रिलीफ की बात तो यहाँ पर ये थी कि इस एक्सीडेंट में किसी की जान भी नहीं जाती। लेकिन अब मेन सवाल यहाँ पर ये है कि आखिर इस टनल रेस्क्यू ऑपरेशन में 17 दिन क्यों लग गए। भारत के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, लेकिन फिर भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या ऐसी परेशानियां आ रही थी कि इस ऑपरेशन में 2 हफ्तों से ज्यादा का समय। साथ ही सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे, इतने बड़े टनल हादसे के पीछे मेन वजह क्या था, ये सब कुछ जानते हैं आज की इस वीडियो में। Concerted efforts are being made to rescue 45 hours now as rescue operations continue. Yeah, broken. Is it repaired or not? Yeah, the machine is busted. दोस्तों, ये जो टनल बनाई जा रही थी उत्तरकाशी में, वो सिलक्यारा से बारकोट तक को जोड़ने वाली 2 लेन टनल थी और ये टनल बनाई जा रही थी गवर्नमेंट के 4 धाम प्रोजेक्ट के अंडर में। सिंपल लैंग्वेज में ये प्रोजेक्ट है 12,000 करोड़ रुपए का नॉर्थ इंडिया के सभी धामों को एक साथ जोड़ने के लिए। और सिलक्यारा से बारकोट तक का टनल बनाया जा रहा था, वो यमुनोत्री धाम से गंगोत्री धाम के बीच के डिस्टेंस को कम करने के लिए बनाया जा रहा था। इस टनल के बाद इन दोनों धामों के बीच की डिस्टेंस 45 मिनट से कम हो जाएगा। अभी जो टनल था सिलक्यारा से बारकोट तक का, वो 4.5 किलोमीटर लंबा था और इसी टनल में 41 मजदूर फंसे हुए थे। यहाँ पर राहत की बात ये थी कि टनल में जहां पत्थर गिरे थे जिससे टनल ब्लॉक हो गया था, उससे और बारकोट के कंस्ट्रक्शन वर्क के बीच में 2 से 2.5 किलोमीटर तक का रास्ता अभी भी खाली था, जिससे सभी मजदूर को चलने फिरने की और सर्वाइव करने के लिए काफी ज्यादा जगह थी। लेकिन अपने सवाल पर वापस आते हैं कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। अक्सर इन सभी हादसों को एक्ट ऑफ गॉड की कैटेगरी में डाल दिया जाता है, यानी कि ये नेचुरल डिजास्टर माना जाता है। लेकिन एक चीज आप यहाँ पर ये नोट कर ले कि नॉर्थ इंडिया के साइड में ये इस साल का इकलौता ऐसा हादसा नहीं है। हर साल नॉर्थ इंडिया में ऐसे भयानक हादसे होते ही रहते, जैसे कि केदारनाथ में फ्लड, जोशीमठ के लैंडस्लाइड और जमीनों में पड़ने वाली दरारें, लद्दाख का फ्लड। और इन सभी हादसों के रीजन और इस टनल एक्सीडेंट के रीजन को अगर आप मैच करोगे तो इन सभी हादसों के पीछे का रीजन एक ही है, वो है हिमालय की माउंटेन रेंज। आपको इतना तो पता ही होगा कि हिमालय जो है वो अर्थ का सबसे यंगेस्ट माउंटेन रेंज है। इस माउंटेन रेंज की उम्र अभी 40 से 50 मिलियन ईयर्स ही है, जो कि सबसे यंगेस्ट है कंपेयरिंग टू अदर माउंटेन रेंज। तो बात यहाँ पर ये है कि क्योंकि ये हिमालय रेंज अभी बहुत ज्यादा यंगेस्ट है, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव भी है। यहाँ की जो लैंड है वो काफी ज्यादा रिस्की, और ऐसे रिस्की एरिया में अगर कंस्ट्रक्शन का काम किया जाता है तो यहाँ बहुत ही ज्यादा चांस बन जाते हैं कि कोई ना कोई दुर्घटना तो होगी। जब केदारनाथ फ्लड, जोशीमठ क्राइसिस और जितने भी लैंडस्लाइड के एक्सीडेंट को एनालाइज किया गया तो पता चला कि ये सब हिमालय की रेंज में होने वाले हाई कंस्ट्रक्शन की वजह से ही ऐसी घटनाएं हो रही। और जाहिर सी बात है, ये टनल जो है वो हिमालय के आसपास की रेंजेस में ही बनाए जा रहे, जिसकी वजह से इस टनल के ऊपर की जो लैंड थी वो एक साइड से कंस्ट्रक्शन करने की वजह से कमजोर हो गई होगी और वो लैंडस्लाइड हो गया होगा। इसलिए अभी भी कई टीमें जुड़ी है इससे टनल इन्वेस्टिगेशन में, ताकि वो प्रॉपर तरीके से जान पाए कि आखिर टनल के माउंटेन में प्रॉब्लम कहां पर आई होगी। तो चलो, ये तो बात हुई कि ये हादसा हुआ किस वजह से, लेकिन अब ये जानते हैं कि आखिर इस रेस्क्यू में क्या प्रॉब्लम आ रही थी ऐसी जिसकी वजह से इस ऑपरेशन में एक्सपर्ट टीम को भी 2 हफ्तों से ज्यादा का समय लग गया। तो चलिए 12 नवंबर से शुरू करते हैं। जैसे ही उत्तराखंड के सीएम को इस टनल एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है, वो तुरंत ही 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए एक्शन में आ जाते हैं। ऑपरेशन जिंदगी की शुरुआत की जाती है इन मजदूरों को बचाने के लिए। और
उत्तराखंड की गवर्नमेंट 5 एक्शन प्लान बनाती है जिसमें 5 एजेंसीज की हेल्प ली जाती है, जिसमें ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, रेल विकास निगम लिमिटेड, SGVL और नेशनल हाईवे डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड NHDCL के साथ ही THDC की हेल्प ली जाती है। इसके अलावा NDRF की टीम्स की भी हेल्प ली जाती है, साथ ही मिलिट्री की एजेंसी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO की हेल्प भी ली जाती है। इतनी सारी एजेंसीज को हायर किया जाता है ताकि जल्द से जल्द इन मजदूरों को टनल से बाहर निकाला जा सके। अब रेस्क्यू में सबसे पहला काम यह किया जाता है कि इस टनल में एक कंप्रेस पाइप डाला जाता है जिससे बराबर मात्रा में ऑक्सीजन लेबर को मिल सके। साथ ही एक और 4 इंच की छोटी पाइप टनल के अंदर ड्रिल करके डाली जाती है जिससे अब लेबर्स को बराबर मात्रा में ड्राई फ्रूट और मेडिसिन दिए जा रहे थे। और सक्सेसफुली इस एक्सीडेंट के 10 घंटे बाद मजदूरों से रेस्क्यू टीम की बात भी हो पाती है। रेस्क्यू टीम लगातार मजदूरों का हौसला बढ़ा रही थी और उन्हें मोटिवेट कर रही थी। अब ये सब जो काम हो रहा था वो 12 नवंबर को ही कर दिया गया था और 14 नवंबर को एक प्रॉपर रेस्क्यू प्लान बनाया जाता है। अब प्लान कुछ ऐसा था कि एक रेस्क्यू टीम की एक एजेंसी टनल के नीचे से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करेगी और हॉरिजॉन्टली बड़ी पाइप फिट करेगी जिससे एक ही बार में सभी मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। वहीं THDC एजेंसी जो थी वो बारकोड की तरफ से माइक्रो टनलिंग करेगी, वहां से कोई रास्ता मिले तो दूसरी साइड से मजदूरों को निकाला जा सके। वहीं तीसरी और इस रेस्क्यू प्लान के हिसाब से ONGC और SGVN एजेंसी इस टनल के वर्टिकली ड्रिलिंग करेगी, यानी कि इस टनल के आगे से, ऊपर से और पीछे से तीनों तरफ से ड्रिलिंग का काम किया जाएगा। लेकिन इस टीम में जियोलॉजिस्ट थर्ड प्लान यानी वर्टिकल ड्रिलिंग वाले प्लान को एग्री नहीं करते क्योंकि यहाँ एक्सीडेंट ऊपर की तरफ से ही लैंडस्लाइड होने की वजह से हुआ है, तो ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी तो यहाँ ज्यादा खतरा है कि लैंडस्लाइड बढ़ जाए। इसलिए प्लान के हिसाब से हॉरिजॉन्टली ड्रिलिंग शुरू की जाती है और ये काम ऑगर मशीन से किया जाता है। ये इसी पर्पज के लिए यूज किया जाता है और काफी ज्यादा पावरफुल मशीन भी है। ये मशीन 5 मीटर की ड्रिलिंग सिर्फ 1 घंटे में ही कर देती है। लेकिन शुरुआत में तो सब ठीक चलता है पर थोड़े टाइम बाद ये मशीन स्लो पड़ जाती है और काम करना बंद कर देती है। तारीख हो चुकी थी 17 नवंबर, यानी कि 5 दिन बीत चुके थे इस हादसे को लेकर, लेकिन अभी तक प्लान के हिसाब से कुछ भी काम नहीं हो पा रहा था। इस एक्सीडेंट को हुए 1 हफ्ता बीत चुका था। इसके कारण जितने भी मजदूर फंसे थे इस टनल में, उनके परिवार वालों के बीच में और रेस्क्यू टीम वालों के बीच में काफी विवाद भी देखने को मिलता है। भीड़ में काफी ज्यादा गुस्सा और नाराजगी थी, इसलिए मजदूरों के परिवार वालों को गुस्सा शांत करने के लिए खुद उत्तरकाशी के DM DP बुलानी को आना पड़ता है और इस विवाद को शांत करने के लिए DP बुलानी फैसला लेते हैं कि अब वर्टिकल ड्रिलिंग भी की जाएगी जिससे जल्दी से जल्दी मजदूरों को निकाला जा सके। फैसले के तुरंत ही बाद वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारी शुरू कर दी जाती है और इसका काम सौंपा जाता है मिलिट्री एजेंसी BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को। इस बीच 20 नवंबर को बहुत ही अच्छी खबर आती है कि टनल एक्सपर्ट आर्नोल्ड डिक्स भी इस ऑपरेशन को ज्वाइन करने वाले, क्योंकि अब वो एक्सपर्ट है इन सभी चीजों में तो वो अपने एक्सपीरियंस से इस रेस्क्यू टीम को गाइड करने लगे। और 21 नवंबर को एक 6 इंच की चौड़ी पाइप टनल के अंदर ड्रिल करके डाली जाती है। क्योंकि अब पाइप ज्यादा चौड़ी थी तो मजदूरों को खाना भी सप्लाई किया जा सकता था और 21 नवंबर को सभी 41 मजदूरों को पहली गर्मा गर्म खिचड़ी खिलाई जाती है। साथ ही अब मेडिसिन, मोबाइल के साथ में चार्जर, अब सभी चीजों को सप्लाई किया जा रहा था और इसी पाइप की हेल्प से देश के सामने सबसे पहला वीडियो आता है इन 41 मजदूरों। अब 21 नवंबर को फिर से एक और 900 mm की पाइप डाली जाती है एस्केप टनल बनाने के पर्पज से, लेकिन अब तक इस टनल में इतनी ज्यादा पाइप डाली जा चुकी थी जिसके कारण अब वर्टिकली ड्रिलिंग करने में प्रॉब्लम आने लगी, इसलिए 22 नवंबर को ज्यादा काम नहीं हो पाता है। 23 नवंबर को फिर से काम शुरू किया जाता है पर ऑगर मशीन पूरी तरीके से खराब हो जाती है और 23 नवंबर की पूरी रात लग जाती है इसे रिपेयर करने में। 24 नवंबर को पूरा दिन लग जाता है इस मशीन को फिर से रीअसेंबल करने में। फिर 25 नवंबर को एक बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। पता चलता है कि जो ऑगर मशीन थी वो 3 टुकड़ों में टूट चुकी थी और पूरी तरीके से टनल के अंदर फंस गई। इस चीज पर आर्नोल्ड डिक्स बताते हैं कि ये ऑगर मशीन उससे पहले भी 3 बार टूट चुकी थी पर ये अब पूरी तरीके से आउट ऑफ वर्क। Broken. Yeah, broken. It will be repaired or not? Yeah, the machine is busted. इसलिए 26 नवंबर को फिर से वर्टिकली ड्रिलिंग के काम पर ही जोर दिया जाता है। अब तक वर्टिकली 20 मीटर तक खोदा जा चुका था, लेकिन मेन फोकस अभी भी हॉरिजॉन्टली ड्रिलिंग पर ही था, क्योंकि हॉरिजॉन्टली अब सिर्फ 12 मीटर की खुदाई करनी बाकी थी। ऐसे में अब रेस्क्यू टीम के वर्कर्स एक अहम फैसला लेते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि अब मशीन तो नहीं है उनके पास, तो क्यों ना वो हाथों से ही हॉरिजॉन्टली ड्रिलिंग करें। अब रेट माइनिंग का फैसला लिया जाता है मजदूरों को बाहर निकालने के लिए। ये माइनिंग करने का सबसे पुराना और ट्रेडिशनल तरीका है, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि ये बहुत ही ज्यादा रिस्की है, रेट माइनिंग करने वाले वर्कर्स के लिए भी और एनवायरमेंट के लिए भी। और इंडिया में वैसे भी रेट माइनिंग पर बैन लगा हुआ है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था, इसलिए 12 रेट माइनर्स को माइनिंग के काम पर लगाया जाता है। खबर आती है कि अब सिर्फ 2 मीटर की माइनिंग करनी बाकी है। पूरी
पूरी रेस्क्यू टीम के साथ ही पूरा देश इस ऑपरेशन के सक्सेस होने पर और जल्द ही मजदूरों के बाहर निकलने पर निगाहें गड़ाए बैठा था। और 27 नवंबर को 8 बजे के करीब एक बड़ी खुशखबरी आती है कि रेड माइनिंग के हेल्प से सभी मजदूरों को निकाला जाता है। अब इन मजदूरों के सम्मान के लिए स्पेशली सीएम से लेकर उनकी फैमिली वाले और आसपास के सभी लोग फूलों से उनका स्वागत करते हैं। एक एक करके सभी 41 लेबर्स को टनल से बाहर निकाला जाता है। बाहर एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर रेडी थे मजदूरों को पिकअप करने के लिए। पूरे देश में इस चीज को सेलिब्रेट किया जाता है और 17 दिनों के बाद फाइनली सभी मजदूरों को खाने में आलू गोभी और दाल रोटी दिया जाता है। नरेंद्र मोदी खुद इन सभी मजदूरों को ग्रीट करते हैं और 1 लाख रुपए की राशि सभी मजदूरों को दिए जाने का फैसला करते हैं। इस तरीके से उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू में 200 से ज्यादा वर्कर 41 लोगों की जान बचाते हैं और 41 मजदूर 17 दिनों तक सर्वाइव करते हैं। अगर आपको ये सर्वाइवल की स्टोरी पसंद आई तो मेरे भोपाल गैस कांड में किस तरीके से लोगों ने उस रात सर्वाइव किया था वो भी जरूर अच्छी लगेगी। इसे क्लिक करके यहाँ जरूर देखें और ऐसी और वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।